बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में मैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, 4 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 5 में हम स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का की स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ आपने करनी है। तो देखते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या है, वो देखें जी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है इसकी, कहता है द लीनियर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस एक्स कॉन्ग्रुएंट है ए आई मॉडुलो एम आई के और आई की वेरिएशन 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू के है, वेयर दी मॉडुली आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम, है द यूनिक सोल्यूशन मॉडुलो एम और एम बराबर है m1 m2 m1 डॉट m2 अप टू सोन m के। इस थ्योरम को पहले तो आसानी से तो समझ लें क्या कहता क्या है। सबसे पहले देखें जी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपको एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का आपको सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस दिया होता है, उसको सोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस है a1x कॉन्ग्रुएंट है b1 के मॉडुलो m1। दूसरा लीनियर कॉन्ग्रुएंस है a2x कॉन्ग्रुएंट है b2 के मॉडुलो m2। अप टू सोन ये चलता जाएगा। nth कॉन्ग्रुएंट है anx bn मॉडुलो mn। ठीक होगी बात। ये मेरे पास अगर सिस्टम ऑफ n लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, इसमें आपने x की एक ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जो सब लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को क्या है, सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इस मकसद के लिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में इसके ऊपर चंद एक कंडीशन ये हैं कि यहाँ पर जो जितने भी मॉडुलो m1 m2 mn आपने उठाए हैं, ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि m1 का कॉन्ग्रुएंस जो जीसीडी है m2 के साथ वो 1 होना चाहिए। इसी तरह अगर m1 का m3 के साथ जीसीडी लिया जाए तो वो भी 1 के बराबर आना चाहिए। इसी तरह चलता रहे m1 का अगर mn के साथ लिया जाए तो वो भी 1 आना चाहिए। फिर इसी तरह अगर m2 का m3 के साथ जीसीडी लिया जाए तो वो भी 1 आना चाहिए। अप टू सोन, मतलब जितने भी ये पॉसिबल बनते हैं ना आपके पास, तमाम का आपस में जो जीसीडी है वो क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब है। तो किस मकसद के लिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल हुआ, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सोल्व करने के लिए, जबकि उन कॉन्ग्रुएंसेस में कंडीशन ये है कि इनके आपके पास मॉडुली रिलेटिवली प्राइम है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस है 3x कॉन्ग्रुएंट है 8 के और मॉडुलो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें 5। एक मेरे पास कॉन्ग्रुएंस है 2x इक्वल है 1 के और मॉडुली मेरे पास है 4। एक मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है x कॉन्ग्रुएंट है 3 के और मॉडुलो मेरे पास है जी यहाँ पर 3। अब ये 3 कॉन्ग्रुएंस हैं। अब 3 कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करने के लिए मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों मॉडुलो हैं 3, 4, 5 ये आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हैं। अब 3 का 4 के साथ पेयर जीसीडी निकालें वो 1 है, 4 का 5 के साथ निकालें वो भी 1 है, 3 का 5 के साथ निकालें वो भी जीसीडी क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इसी प्रॉब्लम में एक और कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर 5x कॉन्ग्रुएंस है 6 के और मॉडुलो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 2। अब यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फेल हो जाएगा, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर नहीं है। आप जानते हैं 2 और 4 दोनों 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, लिहाजा यहाँ पर 2 और 4 का जो जीसीडी है वो 2 के बराबर है। ऐसी सूरत में अब यहाँ पर इन 4 कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करने के लिए आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये तो हो गया जी जनाब इसके पीछे सारा जो बैकग्राउंड है चाइनीज एलिमेंटल थ्योरम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसका प्रूफ करना है। अब प्रूफ से पहले एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको। देखें ये मेरे पास लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, एन इक्वेशन है यहाँ पर। इन इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आई एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी आई मोडुलू एम आई, और आई की वेरिएशन है 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई लेस देन इक्वल टू एन, या अगर के हैं तो के लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये है कि इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस की शक्ल में, या आई की शक्ल में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने अपने प्रूफ में इसको ऐसे लिखा हुआ है बजाय इतना ये बखेरने के। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोबारा एक मरतबा पढ़ लेते हैं। द लीनियर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉडुलो एम आई 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई लेस देन इक्वल टू के, वेयर द मॉडुली आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है द यूनिक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन यूनिक होगा। इस सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन निकलेगा वो यूनिक होगा, और उसका जो मॉडुलो होगा वो एम कैपिटल एम मॉडुलो एम कैपिटल एम लिखा है मैंने, और वो कैपिटल एम क्या है, इन तमाम मॉडुली का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में चलें तो जैसे कि ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 4 है, m3 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर कैपिटल M जो होगा वो होगा 5 × 4 × 3, यानी कि इस पूरे कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन होगा ना वो यूनिक होगा, और वो एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा, वो जो भी निकलेगा। लेकिन इस वक्त जो मॉडुलो इस्तेमाल होगा ना वो यहाँ पर मॉडुलो M इस्तेमाल होगा, कैपिटल M। ठीक है, और कैपिटल M कितना बनेगा, 5 4 20 23 60, यानी मॉडुलो 60 के तहत आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब इसको हमने करना है प्रूफ। द प्रूफ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आपका जो प्रूफ है इसमें 2 हिस्सों में प्रूफ करेंगे हम। कैसे? फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन एंड देन शो दैट इट इज़ अ यूनिक मॉडुलो कैपिटल M। पहले तो हमने ये प्रूफ करना है कि वाकई इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये प्रूफ करेंगे कि वो जो सोल्यूशन है ना वो यूनिक है। तो इसलिए 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो ये कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दूसरा ये कि वो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ले जी, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कैपिटल M बराबर है, यानी वही वाली बात जो गिवन है कि ये इन तमाम मॉडुलो का प्रोडक्ट है, इसको मैंने स्टार कह दिया। एंड यहाँ पर एम आई मैंने इस तरह डिफाइंड कर दिया, एक नए मॉडुलूज इस तरह डिफाइंड किए हैं। कैपिटल M को जब आप स्मॉल m आई पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको जो आंसर होता है वो कैपिटल M आई है, और आई की वेरिएशन 1 से लेकर k के दरमियान है। मसलन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें, m1 की वैल्यू 3 रख ली, m2 की वैल्यू 4 रख ली, m3 की वैल्यू 5 रख ली, ये छोटे m हैं। ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 × 4 × 5। कैपिटल M1 की वैल्यू आपने निकालनी है। आई यहाँ पर इस एग्जांपल में आई की वेरिएशन होगी 1 से लेकर 3 के, तो M1 की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी कैपिटल M ओवर M1। कैपिटल M है आपके पास है M1.M2.M3 ओवर M1। M1 M1 से कट जाएगा, बाकी M2 M3 रह जाएगा। M2 M3 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 दैट इज़ 20, तो ये हमारा कैपिटल M1 आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात देखिएगा, मैंने लिखा है सिंस दी मॉडुली आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। ये जितने भी मॉडुलो हैं छोटे, ये जो स्मॉल M1 M2 M3 इनकी बात कर रहा हूँ, ये रिलेटिवली प्राइम हैं आपस में। सो कैपिटल MI.MI ये जो होंगे ना, इनका जो GCD होगा वो भी 1 के बराबर होगा, यानी ये भी रिलेटिव प्राइम होंगे। आप चेक करके देख लें, यहाँ पर इस एग्जांपल में आपने M1 की वैल्यू निकाली है 20। अगर आप इसका M1 के स्मॉल M1 के साथ ही GCD लें तो वो कितना आता है, कैपिटल M1 है 20, M1 की वैल्यू निकली है आपके पास 3, तो 20 और 3 का GCD निकालें तो 1 के बराबर आता है। क्यों? देखो जी, एक ये 20 इवन है और वो ओड है। ओड और इवन नंबर जब भी होते हैं ना, उनका GCD हमेशा 1 आता है, याद रखिएगा। क्यों भाई? 20 एक इवन है, 3 एक ओड है। मुझे बताएं, 3 और 20 दोनों किसी एक नंबर में आते हैं, एक टेबल पर आते हैं? है कोई टेबल जिसमें 20 भी आता हो 3 भी आता हो? मास बाय 1 के, तो लिहाजा इन दोनों का GCD 1 है। तो यही मैंने लिखा है कि जितने भी आपके पास कैपिटल MI निकलेंगे उनका स्मॉल MI के साथ आप जब भी GCD लेंगे 1 के बराबर आएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे ना, अगर कैपिटल M2 इसका GCD उठाएंगे ना आप स्मॉल M2 के साथ, तो वो भी आपके पास कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, आल्सो यहाँ पर अगली बात जो इंपॉर्टेंट आपने नोट करनी है, ये जितने भी कैपिटल MI आपने निकाले हैं ये 0 के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो MJ के, वेन एवर I और J आपस में बराबर नहीं होंगे। अब इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा, या नहीं आगे इस्तेमाल होनी है। देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल M1 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो अगर M2 उठाते हैं तो। यहाँ पर 3 मॉडुलो हैं, M1 M2 M3 3 है। M1 अगर आप उठाएंगे तो ये 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो M2 का। चेक करके देख लें, कैपिटल M1 की वैल्यू निकली है यहाँ पर 20,
20 कांग्रुएंट है 0 के, मॉडुलो M2 यहाँ पर 4 है। तो आप चेक करके देख रहे हैं क्या 20 0 के कांग्रुएंट नहीं होता मॉडुलो 4 के। भाई कांग्रुएंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इस नंबर को इधर लाएं 20 - 0 दैट इज़ 20। अब 4 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। कांग्रुएंस की डेफिनेशन यार आपको याद होनी चाहिए। 20 - 0 4 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, 20 - 0 होता है कितना 20, तो 4 20 को डिवाइड करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिहाजा M1 कांग्रुएंट हो गया 0 के, मॉडुलो M2 के। इसी तरह अगर आप इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना M1 दोबारा कांग्रुएंट होगा 0 के, लेकिन मॉडुलो पहले M2 रखा है, अब आप मॉडुलो M3 रख लें तब भी M1 0 के कांग्रुएंट होगा। लेकिन मैंने लिखा है बट M1 0 के कांग्रुएंट नहीं होगा जब यहाँ पर भी स्मॉल m1 हो, यानी ये दोनों एक जैसे होंगे, तो फिर आपका M1 कैपिटल M1 0 के कांग्रुएंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप चेक करके देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल M1 है 20 के, क्या ये 0 के कांग्रुएंट है? मॉडुलो कितना है स्मॉल, अब मैंने रखा है यहाँ पर M1 की वैल्यू कितनी है 3 है। चेक करके देखें कि क्या ये बात सेटिस्फाइड होती है, नहीं होती जी। 20 - 0 दैट इज़ 20, 23 पर डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब 20 कांग्रुएंट नहीं है 0 के। क्यों ये बात सेटिस्फाइड नहीं हुई? क्योंकि ये भी M1 है, वो भी ये कैपिटल M1 है, वो स्मॉल M1 है, यानी यहाँ पर आई की वेरिएशन एक जैसी है ना। तो मैंने यही लिखा है कि जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, सही है, तो MI 0 के कांग्रुएंट होगा। अगर आई और जे हो गए बराबर बराबर, यानी आई कौन है कैपिटल M के नीचे वाला सफिक्स, और जे कौन है स्मॉल m के नीचे वाला सफिक्स, यानी कि इधर कैपिटल M1 उठाया, उधर स्मॉल m आपने उठा लिया, तो 0 के बराबर नहीं आएगा कांग्रुएंट। इधर कैपिटल M1 उठाया लेकिन उधर स्मॉल m2 उठा लिया, अब बात ठीक है। इसी तरह कैपिटल M1 उठाया, उधर से स्मॉल m3 उठा लिया, तो अब ये हमेशा 0 का कांग्रुएंट रहेगा। तो दो बातें यहाँ पर आपने भी सीखी कि एक तो स्मॉल mi और कैपिटल Mi, जब ये दोनों सेम होंगे तो फिर GCD हमेशा 1 होगा। दूसरा ये कि कैपिटल Mi 0 के कांग्रुएंट होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं, यानी कि हमने सोल्यूशन पहले बताना ना कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चलें, सिंस Mi कैपिटल Mi और स्मॉल mi 1 के बराबर है, ये अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है। मैं यहाँ पर एक क्रॉलरी का इस्तेमाल करूँगा। So by the corollary which says that the linear congruence AX congruent to B modulo M has a unique solution if and only if A M का GCD A और M का GCD 1 के बराबर हो। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन है ना, ये कब एग्जिस्ट करता है? देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रोलरी है, और क्रोलरी क्या है? ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सोल्यूशन होगा अगर ए और एम का GCD 1 के बराबर हो। अब गौर कीजिएगा मेरी बात को ज़रा। ए कौन है और एम कौन है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एम कौन है? मॉडुलो है। अगर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का और मॉडुलो एम का GCD 1 हो तो फिर इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? यूनिक होगा। और ये कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये दोनों का GCD 1 है, और अगर GCD 1 है तो फिर इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों तरफ से इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। गौर करें, ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। एम कौन है? मॉडुलो है। अगर एक्स के कोफिशिएंट में और एम के जो मॉडुलो एम है इनका GCD 1 है तो सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर ये 1 के बराबर है। तो मेरी बात सुने, यहाँ पर भी तो मैंने यही लिखा है ना कि MI कैपिटल MI और स्मॉल MI इन तमाम का GCD 1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज द कॉन्ग्रुएंस। अब GCD 1 है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो अगर ये वाला GCD 1 है तो फिर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, कांग्रुएंस पहले आपको मिलेगा। वो कांग्रुएंस कैसे बनाना था चेक कीजिएगा। भाई मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ है तो इससे हमने कांग्रुएंस कैसा बनाया? ए के साथ एक्स को जोड़ दिया, कांग्रुएंस आ गया बी, और बी यहाँ पर कौन है? बी एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक इंटीजर है। ये आपके पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, सही है। यहाँ पर ये आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बात ज़रा गौर से सुनिएगा। ए को जोड़ा है आपने एक्स के साथ, कांग्रुएंट आ गया बी के, और ये वाला एम जो है वो मॉडुलो के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो अब आपने इस चीज़ से कांग्रुएंस बनाना है आपने, तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पर MI को जोड़ दिया मैंने y के साथ। y कौन है? यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। कांग्रुएंस किसके आ गया? b के। b यहाँ पर मैंने 1 रख लिया, ठीक है। ये वाला 1 नहीं रखा, b यहाँ पर 1 है, 1 मैंने वहाँ से रख लिया, ठीक है। मॉडुलो MI
यहाँ पर अब मॉडलू क्या एक एम आपने मॉडलू लिखना ना, तो जैसे यहाँ पर मॉडलू कौन लिखा हुआ है भाई, गौर करें, एक्स का एक नंबर इनमें से वो है जो एक्स के वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ पर एक नंबर वो आ गया जो वेरिएबल के साथ आ गया। एक वो है जो यहाँ मॉडलू के तौर पर इस्तेमाल होना है, तो मैंने एक वो इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर जो मॉडलू के तौर पर हो गया। अगली चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट टू 1 लिखा है वो यहाँ पर बी कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर हमने 1 बी की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जिसने ये प्रूफ किया है उसने इसके मुताबिक इसको लेके चला है, तो फिर ये प्रूफ होता है, सही है। अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे या 0 लिखेंगे फिर ये प्रूफ नहीं होगा, सही है। तो जिसने फर्स्ट टाइम इसको प्रूफ किया उसने इस तरह का ये रिलेशन बनाया है कि ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअली इन्वर्स हैं। आप जानते हैं ना, 2 नंबरों का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर आए तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उसने इसको ऐसे लेके चला है कि यहाँ पर इक्वल टू 1 रखा है, क्योंकि बी के यहाँ पर वेरिएशन कुछ भी हो सकती है, तो उसने 1 रख ली। इसमें कौन सा मसले वाली बात है। ले जी, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इस कॉन्ग्रुएंस का जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस उनका एक सोल्यूशन हम लेट करने लगे। देखें जी, लेट एक्स इज इक्वल टू a1 m1 y1 a2 m2 y2 a के m के y के कॉन्ग्रुएंस से। तो यहाँ पर मैंने x इस तरह का एक नंबर लेट कर लिया जो उसका सोल्यूशन था। दिए हुए सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस का जो सोल्यूशन है उसका वो मैंने इस तरह का लेट कर लिया, ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है। टू शो डैट एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम आपने पीछे बना के आए हैं ना, ये आप सिस्टम बना के आए ना भाई। एक्स कॉन्ग्रुएंट है ए आई मॉडुलो एम आई, यही सोल्यूशन, यही था ना आपका सिस्टम। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो एक्स इसको सेटिस्फाइड करता है वो इस तरह का है, ठीक है। A1 कैपिटल M1 Y1 A2 कैपिटल M2 Y2 अप टू सोन A के M के Y के। टू शो डैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, इस लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन है ये प्रूफ करने के लिए वी हैव। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ समझना है इसको आपने। ये एक मुश्किल पॉइंट है। देखें जी, मैं मान ले फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास तीन वो हैं अपना लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं। तो 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है तो हमारा एक्स जो होगा इस तरह का होगा ना, A1 M1 Y1 A2 M2 Y2 A3 M3 Y3, ठीक हो गया। अगर मैं इसे समीशन फॉर्म में लिखता हूँ तो ऐसे लिखूँगा i इक्वल टू 1 से 3 AI MI YI। यहाँ तक कुछ समझ आ गई ना ये चीज़ की, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये बात पूछता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि i की वेरिएशन 1 से 3 तक है लेकिन i 2 के बराबर नहीं है। भाई ऐसा भी तो होता है ना कि i आप कहते हैं 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन उनमें से i 9 के बराबर नहीं है, ठीक है, i 8 के बराबर नहीं है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि x को समीशन फॉर्म में हमने ऐसे तो लिख लिया है, लेकिन अब इसी को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं कहता हूँ कि i की वेरिएशन 1 से 3 तक तो है लेकिन i 2 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि समीशन i इक्वल टू 1 से 3 AI MI YI, यानी यही समीशन दोबारा लिखा, इसके नीचे लिख दिया i j के बराबर नहीं है, और j कौन है, 2 है। यही लिखा ना कि i 2 के बराबर नहीं है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि i j के बराबर नहीं है, ठीक है, i 2 के बराबर नहीं है मैंने कहा। तो फिर भाई i 2 के बराबर नहीं है तो ये समीशन, इस समीशन में टोटल 3 रकमें हैं, तो इन दोनों के ऊपर समीशन अप्लाई हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये वाली रकम क्या होगी, ये वाली रकम आप बाहर इधर निकाल दोगे, ऐसे ही होगा ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो मैंने कहा कि i 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 2 वाली रकम ये बाहर आ गई, बाकी दोनों के ऊपर समीशन अप्लाई हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि i की वेरिएशन 1 से लेकर 10 तक है लेकिन i 9 के बराबर नहीं है, तो A9 M9 Y9 यहाँ बाहर आ जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं। और बाकी i 1 से लेकर जितना जहाँ तक चल रहा है वो आ जाएगा, बस इसके नीचे लिख देंगे कि i इस नंबर के बराबर नहीं है। तो अब आपने अगर इस बात को समझ गए हैं तो फिर गौर कीजिएगा, मैंने इस पूरे को समीशन फॉर्म में लिखा, वो आ गया i इक्वल टू 1 से k AI MI YI, और यहाँ पर मैंने लिखा कि i जो है वो j के बराबर नहीं है। j कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा j 2 के बराबर नहीं है, तो i j के बराबर नहीं है तो j वाला नंबर क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर A2 M2 Y2 बाहर आ गया, ठीक होगी बात ये। अब मैंने क्या किया, टेकिंग मॉडुलू एम जे ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर मॉडुलू लेने लगा हूँ, टेकिंग मॉडुलू एम जे वी हैव। देखो जी, मॉडुलू का मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास x एक नंबर है 85। मैं कहता हूँ कि यार 85 का मॉडुलू चाहिए 10 के लिहाज से, तो फिर उसको ऐसे ही लिखोगे ना, 85 का मॉडुलू चाहिए मुझे 10 के लिहाज से, तो क्या बनेगा, 85 है, 10 को 10 पर डिवाइड करो, बाकी कितना बचता है, 10 8 ज़ा 80, तो बाकी कितना बचा 5। तो
तो इसका मतलब ये है कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा कि 85 है मेरे पास x, तो x का मॉडलू 85 का मुझे मॉडलू चाहिए 10 के लास्ट से, तो इसका मतलब है कि x कांगुरेंट होगा 5 के मॉडलू 10 के लास्ट से। बात समझे कि नहीं? 85 एक मेरे पास नंबर है, मैंने कहा इसका मैंने मॉडलू लेना है 10 के लास्ट से, तो आपने मैंने लिखा इसको ऐसे 85 कांगुरेंट टू, सोचा कि इसके 5 बचेगा बाकी मॉडलू 10, इसका मतलब x कांगुरेंट है 5 के मॉडलू 10 के, 85 के लिए एक्सपोर्ट कर दिया ना। तो अब यहाँ पर मैंने यही काम करने लगा हूँ, x इस सारे नंबर के बराबर है, मैंने देखना है कि मॉडलू mj के लिहाज से क्या बचता है इसका आंसर। देखो जी, इसका आंसर जब आपने 10 के लिहाज से मॉडलू लिया ना, तो फिर बाकी 85 नहीं बचा, 85 को 10 पर डिवाइड किया, बाकी बचा 5 है, तो इसका मतलब इसका आंसर मॉडलू 10 के लिहाज से 5 है। अगर मैं कहूँ मॉडलू बदल दो, मॉडलू रख लो 12, अब मुझे बताओ 85 का मॉडलू 12 के लिहाज से कितना आता है, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये बताएं ज़रा। 12 का टेबल पढ़ें, 12 6 72, 12 7 84, तो 12 7 84, बाकी बचा 1, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर x 85 है तो फिर 85 का अगर 12 के लिहाज से देखेंगे तो फिर ये 1 के कांगुरेंट होगा। इसका मतलब इस मरतबा इसका आंसर आएगा x कांगुरेंट 1 के मॉडलू 12 के लिहाज से। तो यहाँ पर मेरे पास ये x का नंबर है, अब मैंने ये देखना है कि इसका आंसर मॉडलू mj के लिहाज से क्या बचता है, तो वो यही नहीं बचेगा, अब चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा x कांगुरेंट आएगा। अब देखो ज़रा, जब आप mj के लिहाज से इसका कांगुरेंट लेंगे ना, तो गौर से बात को देखिएगा। mj के लिहाज से भाई ये mj yj mi yi का आंसर इस मॉडलू के लिहाज से 1 के बराबर है, ये हमने यहाँ पर मैंने आपको बता के आया हूँ। mi yi कांगुरेंट है 1 के मॉडलू mi के लिहाज से, तो लिहाजा इसमें ये वाली जो टर्म है ना सारी mi yi, ये तो हो जाएगी 1, और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ है ये होगी 0 के बराबर। वो कैसे 0 के बराबर हो गई? अभी हमने पिछले पेज पर मैंने आपको बताया, ये गौर करें, यहाँ पर मैं बता के आया था कि जब i और j बराबर नहीं होंगे तो mi कैपिटल mi का आंसर 0 के बराबर आएगा, 0 के कांगुरेंट होगा मॉडलू mj के लिहाज से। तो लिहाजा इस चीज़ को मैंने इस्तेमाल यहाँ पर किया है, इस चीज़ को इस्तेमाल किया है भाईजान। ये मॉडलू आपने लिया mj के लिहाज से, लिहाजा यहाँ पर mi तमाम और नीचे लिखा है i नॉट इक्वल टू j, इन तमाम का आंसर बन गया 0। इधर इस सारे का आंसर आ गया 1 के बराबर। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा aj, लिहाजा x कांगुरेंट हो जाएगा aj मॉडलू mj, और j की वेरिएशन 1 लेस देन इक्वल टू j, j लेस देन इक्वल टू k, यानी वही वेरिएशन है जो i की वेरिएशन है। ले जी, ये आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, आपके दिए हुए सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसेस का ये सोल्यूशन आ गया, x कांगुरेंट हो गया aj mj के। सही है। अब आप पूछेंगे सोल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट किया है? ये वाला सोल्यूशन एग्जिस्ट किया है, ये है इसका सोल्यूशन, जिसका नाम जो रखा है हमने x इक्वल टू a1 m1 y1 a2 m2 y3 ये। भाई ये कैसे इसको एग्जिस्ट कर गया? देखें, आप जब किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 3, मैं कहता हूँ x जो है x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। आप कैसे बात को वेरीफाई करेंगे? आप सिंपल यही कहेंगे ना, करेंगे ना, x की जगह 1 पुट करेंगे, अगर ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट बराबर आ गई तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 1 बाकी इसका सोल्यूशन है। तो मैंने भी यही यहाँ किया है कि x की वैल्यू रखी है a1 m1 y1 अप टू सोन a के m के y के, इसको सोल्व किया है। हमारा जो सिस्टम जिसको हम सोल्व कर रहे थे वो ये था, x कांगुरेंट था ai मॉडलू mi के। देखो आपने क्या किया था, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, लेफ़्ट और राइट बराबर आ जाएगी। तो मैंने इसको इस्तेमाल करके जो चीज़ हासिल की है वो यही चीज़ आ गई ना, दोबारा चेक करें, यही बन रही है ना, x इज इक्वल टू ए जे मॉडलू एम जे, और j की वेरिएशन भी वही है जो i की वेरिएशन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपने इस चीज़ को पकड़ा है और आंसर ये लेके आ गए दोबारा। ठीक है, इसको पकड़ा है, आंसर ये लेके आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यही आपने बताना था। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सही है। तो ये हमने एक सोल्यूशन बनाया था और इसको इस्तेमाल करके ये आपका दोबारा फिर वही सिस्टम बन गया सारा, यानी ये इसको सेटिस्फाइड कर गया ये। ठीक है, अब आपने अगली ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो सोल्यूशन एग्जिस्ट किया है ना, ये यूनिक सोल्यूशन है। Thus x satisfied every congruences in the system, so x is the solution of the linear congruence. यूनिकनेस में क्या करेंगे हम? सारी सी बात है, आप जानते हैं कि मैं दो सोल्यूशन उठाऊंगा, ठीक है, और मैं कहूँगा वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हैं। सही है। बाद में एंड में क्या होगा कि मैं साबित कर दूंगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं।
तो लेट एक्स नोट एंड एक्स वन बी द टू सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये दो सोल्यूशन है। वी शैल शो डैट, अब हम शो ये करेंगे एंड में कि ये दोनों असल में आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, यानी आपस में इक्वल हैं ये दोनों मॉडुलो एम क्लास से। अच्छा, अब चूँकि एक्स नोट जो है वो आपके पास दिए हुए सिस्टम का सोल्यूशन था, अगर ये उसका सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन था, आपके पास इसका सोल्यूशन है, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए जे मॉडुलो एम जे का, एम जे कर लें एम आई कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एक्स नॉट इसका सोल्यूशन है तो फिर एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देंगे, ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसे 1 कह दिया। इसी तरह अगर एक्स वन भी इसका सोल्यूशन है तो फिर एक्स की जगह एक्स 1 लगा देते हैं, ठीक है, इसे मैंने 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया। बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया x1 माइनस x2, ए जे में से ए जे माइनस कर दिया, 0 रह गया, मॉडुलो एम जे रह गया, ठीक है। ये एम जे में से एम जे माइनस ना कर देना, ठीक है, ये मॉडुलो का मतलब डिवाइज़र है, ठीक है, ये यहाँ पर रिमाइंडर है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, बाकी ये एम जे रह जाएगा। तो x1 माइनस एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट हो गया 0 के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x1 कॉन्ग्रुएंट आ गया x नॉट के मॉडुलो एम जे के, लिहाजा एम जे, अब यहाँ पर इसको उसमें डिविजिबिलिटी में बदल देना, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करें। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस पर डिवाइड होगा, लिहाजा एम जे डिवाइड करेगा x1 माइनस एक्स नोट को बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये प्रूफ हो तो गया कि x1 कॉन्ग्रुएंट आ गया एक्स नोट के मॉडुलो एम जे क्लास से, तो आपने ये तो यही तो हमने प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों बराबर हो गए हैं। और भाई बराबर तो हो गए हैं, लेकिन आपने एम जे के लिहाज से प्रूफ नहीं करना, आपने कैपिटल एम के लिहाज से मॉडुलो निकालना है। आपका जो मॉडुलो जो है ना वो कैपिटल एम है, और कैपिटल एम क्या था, वो प्रोडक्ट था स्मॉल m1 m2 अप टू सो ऑन, इसका क्लियर होगी बात कि नहीं। तो एम जे डिवाइड करेगा x1 माइनस एक्स नोट को, सिंस दी मॉडुली आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। अब अगली बात सुने, चूँकि ये जितने भी मॉडुलो थे ये रिलेटिवली प्राइम थे, सो बाय यूजिंग द करोलरी विच सेज डैट, करोलरी एक हमने पढ़ी है, वो क्या है करोलरी सुने, अगर ये तमाम नंबर m1 m2 अप टू सो m के ये रिलेटिवली प्राइम हों एंड ए या पॉजिटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट के तमाम m1 m2 इसको डिवाइड करें ए को, तो इनका एलसीएम भी जो है वो ए को डिवाइड करेगा, वेयर ये जो ब्रैकेट है ये एलसीएम को शो करती है। नहीं समझे बात। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये 3 नंबर हैं, तीनों रिलेटिवली प्राइम है आपस में। मैं एक नंबर ए उठा लेता हूँ 30, आप चेक कर लें 2 30 को डिवाइड करता है, 3 भी 30 को डिवाइड करता है, 5 भी 30 को डिवाइड करता है। अगर ये इंडिविजुअली हर नंबर 30 को डिवाइड करता है तो इनका जो एलसीएम निकलेगा ना वो भी इसको डिवाइड करेगा, और वो इनका एलसीएम सिंपली क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअली इन दोनों इनका जो आप 30 की जगह 60 भी रख सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, आप 60 रख लें, मतलब नंबर ऐसे उठाने हैं, ऐसा नंबर उठाना है जो इन तीनों पर डिवाइड हो, और ये तीनों नंबर यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम है। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि अगर ये तीनों इसको डिवाइड करते हैं तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पर इनका एलसीएम बताते खुद, वो भी 30 हो जाएगा, तो रहता 30 को डिवाइड करेगा। अगर ये आप 60 रख लेते हैं तो तीनों नंबर 60 को डिवाइड करते हैं, रहता इनका एलसीएम भी 60 को डिवाइड करेगा। सही है, कब है, जब ये रिलेटिवली प्राइम हो। तो यहाँ पर यही मैंने ये करोलरी का यहाँ पर रेफरेंस देना है कि अगर हमारे पास ये m1 m2 अप टू सो m के रिलेटिवली प्राइम हैं, हर नंबर अगर a को डिवाइड करता है, a क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका एलसीएम जो है वो भी a को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा इस्तेमाल करके ज़रा देखिएगा। सिमिलरली हेयर एज दी मॉडुली आर रिलेटिव प्राइम, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी तो तमाम जो m1 m2 m तक हैं सारे वो रिलेटिवली प्राइम हैं। ठीक है, और वो जितने भी हैं वो किसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एम जे डिवाइड कर रहा है x1 माइनस एक्स नोट को। ये हमारे पास ये आखिरी स्टेप आया ना, यहाँ पर ये स्टेप आया हमारे पास कि एम जे डिवाइड कर रहा है x1 माइनस एक्स नोट को, और ये जितने भी हमने हमारे क्वेश्चन में भी m1 m2 अप टू सोन m जे तक तमाम क्या है रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर ये तमाम रिलेटिव प्राइम हैं और एम जे इसको डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा इन सब का जो एलसीएम होगा वो भी इसको डिवाइड करेगा ना। जैसे यहाँ पर भाई ए एक्चुअली इस सवाल में और इसमें इस करोलरी में और इसमें फ़र्क भला क्या है, x1 माइनस एक्स नोट की जगह मैंने ए रखा हुआ है बस। सही है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी हूबहू वही है। तो ये तमाम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इन तमाम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसको डिवाइड करेगा। तो इन तमाम का जो एलसीएम बनेगा वो भी x1 माइनस एक्स नोट को डिवाइड करेगा। नाउ बाय अगेन यूजिंग द करोलरी विच सेज डैट अगर m1 m2 m के रिलेटिवली प्राइम हो, अब फिर ये करोलरी एक और इस्तेमाल करनी है कि अगर ये नंबर रिलेटिव प्राइम है तो इनका एलसीएम निकालने का आसान तरीकाकार सिंपल ये है, मैंने एग्जांपल में बता चुका हूँ, जस्ट देयर प्रोडक्ट।
वो तुम अगर नंबर आपके पास रिलेटिवली प्राइम हो 3, 5, 7 ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनका एलसीएम निकालना है, तो उसका एलसीएम सिर्फ इनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आगे ये इनका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम M1 M2 MK आ गया। लेकिन फ्राम स्टार शुरू में हमने बताया था कि ये इनका जो प्रोडक्ट है वो कैपिटल M से डिनोट किया जा रहा है, तो पुट इन 3 इस सारे की जगह आपने, यानी कि इनका एलसीएम की जगह ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैपिटल M के बराबर है, तो इसकी जगह आपने M लिख दिया। M डिवाइड करता है x1 माइनस x0 को, इसका मतलब इसे कांग्रेंस की कांग्रेंस में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x0 कांग्रेंट है 0 के मॉडुलो M के, इसको उधर लें, x1 कांग्रेंट आ गया x0 के मॉडुलो M के। दस एनी टू सोल्यूशन, ये दोनों कांग्रेंट हो गए, शुरू में भी कांग्रेंट हुए थे लेकिन M J था उधर, कैपिटल M लाना है, मैंने आपको शुरू में बताया। दस एनी टू सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम आर कांग्रेंट मॉडुलो M, हैंस दिस सोल्यूशन इज यूनिक। ये आपके पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ था। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम पेश कर रही है तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।